आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स? इस सवाल का जवाब हम काफी डेकेड से ढूंढ रहे हैं। एंड बात करें यूएफओ की, तो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि सुमेरियंस, ग्रीक्स, इजिप्शियन एंड रोमन्स सभी ने अपने आर्ट एंड लिटरेचर में डिस्क लाइक ऑब्जेक्ट और अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक ऑब्जेक्ट देखने की बात कही है। यानी कि यूएफओ फेनोमेनन कोई नई चीज नहीं है। और मॉडर्न वर्ल्ड में तो आज हमारे पास ऐसी हजारों डीक्लासिफाइड फाइल्स मौजूद हैं जहां की यूएफओ के दिखने, क्रैश्ड क्राफ्ट के मिलने और एलियन बॉडीज को रिकवर करने की बात कही गई है। इवन वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स और एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसे एकदम सही बताया है, जिसका कि सबसे बड़ा प्रूफ हमें कुछ ही दिन पहले देखने को मिला जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली अनएक्सप्लेन एरियल फेनोमेनन के 3 वीडियोस रिलीज किए। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएफओ हिस्ट्री के सबसे डॉक्यूमेंटेड केस के बारे में, जिसकी कि हमारे पास इतने प्रूफ्स होने के बावजूद भी वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सो हुआ यूं कि 2 जुलाई 1947 को आसमान में तेज स्पीड के साथ उड़ता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखा, जो कि रोजवेल के डेजर्ट में जाकर ब्लास्ट हुआ। फिर जब 2 दिन बाद रेंचर मैक ब्रेजल अपने फार्म पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ उस ऑब्जेक्ट का रैकेज दिखाई देता है, जो कि उनके पूरे फार्म पे फैला हुआ होता है। फिर उस रैकेज के कुछ पीसेस को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। बाद में 7 जुलाई को अपने नेबर्स के कहने पर वो इसकी रिपोर्ट लोकल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को करते हैं, जो कि आगे कांटेक्ट करते हैं रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कर्नल बूच ब्लैंचर्ड को। और फिर वो आगे अलर्ट करते हैं अपने सुपीरियर जनरल रॉजर डब्ल्यू रेमी को, जिनके ऑर्डर पर क्रैश साइट की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जैसी मार्शल को भेजा जाता है। मेजर मार्शल के वापस ब्रीफ करने पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट एक प्रेस रिलीज करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि रोजवेल में उन्हें जो ऑब्जेक्ट मिला है वो एक फ्लाइंग सॉसर है। लेकिन उस आर्टिकल में फ्लाइंग सॉसर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर उसी दिन एयरफोर्स अपनी स्टोरी को चेंज कर देता है। जनरल रेमी के ऑर्डर पर क्रैश के रिमेन्स को फोर्ट वर्थ टेक्सास ले जाया जाता है, जहां की वो खुद अपने स्टाफ के साथ उसका पर्सनल इंस्पेक्शन करते हैं। और उसके बाद ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लाइंग सॉसर नहीं था, बल्कि एक वेदर बलून था। और फिर उसके अगले दिन 9 जुलाई को न्यूज़पेपर में जेसी मार्शल की वेदर बलून के साथ खींची गई एक पिक्चर पब्लिश की जाती है, जो कि क्लिक की गई थी जनरल रेमी के ऑफिस के अंदर। और उसके बाद ये केस क्लोज हो जाता है और लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट को भूल जाते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में टर्निंग पॉइंट आता है लगभग 30 साल बाद, जब एंट्री होती है स्टैंटन फ्रीडमैन की, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर यूएफओ रिसर्चर थे। 1978 में फ्रीडमैन ने जेसी मार्शल का एक इंटरव्यू लिया, जो कि तब तक रिटायर्ड हो चुके थे। जेसी मार्शल ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि 1947 में उन्हें जो डेब्रिस मिला था वो बिल्कुल भी वेदर बलून का नहीं था। जेसी ने बताया कि जब उन्होंने उस मेटल की तरह दिखने वाले मटेरियल को उठाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो फॉइल से भी ज्यादा पतला था, जैसे कि ना ही आप बेंड कर सकते थे और ना ही उसे जला सकते थे। इवन हथौड़ा मारने पर भी उस मटेरियल को कुछ नहीं हुआ। It was not anything from this earth that I'm quite sure of, because I was being an intelligence officer. I was familiar with just about all materials used in aircraft and or air travel. This is nothing like that. It could not be. वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो मटेरियल इस अर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बीइंग एन इंटेलिजेंस ऑफिसर उन्हें एयरक्राफ्ट एंड एयर ट्रेवल में यूज होने वाले सारे मटेरियल्स के बारे में नॉलेज थी। लेकिन जो मटेरियल उन्हें उस दिन मिला था वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि डेब्रिस में उन्हें कुछ आई शेप्स बीम्स भी मिली थी, जिसपे कि कुछ सिंबल्स बने हुए थे। उसके बाद फ्रीडमैन ने बहुत से सिविलियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड क्रैश साइट पे मौजूद विटनेसेस का इंटरव्यू लिया और एंड में ये कंक्लूड किया कि ये एक गवर्नमेंट का मैसिव कवर अप था, जिसमें कि रोजवेल इंसिडेंट की क्रैश साइट की डिटेल्स, मटेरियल की डिटेल्स और स्पेसक्राफ्ट एंड एलियन बॉडीज की डिटेल पब्लिक से छुपाई गई, जिसे कि वेदर बलून बताकर पब्लिक से झूठ बोला गया। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद 2 थ्योरीज निकल कर आती हैं। नंबर 1, इट वाज अ वेदर बलून। जब 1947 में फर्स्ट टाइम मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उस ऑब्जेक्ट को वेदर बलून बताया था, उसके करीब 27 साल बाद 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कि उन्होंने खुद ने यह एडमिट किया कि वो रोजवेल इंसिडेंट एक कवर अप था। लेकिन वो कवर अप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी कि एलियन बॉडीज का नहीं था, बल्कि एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्रोजेक्ट मोगुल का था, जो कि सोवियत में किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करता। और वो बलून लगभग 650 फीट लॉन्ग था, जिसकी की बहुत बड़ी टेल थी, जिसपे की लिसनिंग एंड सेंसरी इक्विपमेंट्स अटैच किए गए थे और कुछ रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए थे। तो हो सकता है इसके कारण विटनेसेस ने उसे यूएफओ समझ लिया हो। उसके बाद 1995 में यूएस एयरफोर्स ने द रोजवेल रिपोर्ट फैक्ट वर्सेस फिक्शन नाम से एक और रिपोर्ट पब्लिश की,
जिसमें कि उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि जो डेब्रिस उन्हें 1947 में मिला था वो एक बलून का ही था जो कि प्रोजेक्ट मुगल में यूज किया गया था, और साथ ही साथ वहां पे एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन बॉडीज होने का उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद 1997 में एयरफोर्स ने एक और रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम था द रोजवेल रिपोर्ट केस क्लोज्ड, जिसमें कि उन्होंने क्रैश साइट पे एलियन बॉडीज मिलने वाले क्लेम का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने बताया कि मिड 50s में मिलिट्री पैराशूट जंपिंग का हम ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होता है उसका टेस्ट कर रही थी, क्योंकि तब के टाइम पैराशूट जंपिंग एकदम न्यू चीज थी। इसीलिए मिलिट्री ने ह्यूमंस की जगह डमीज का यूज किया जिनकी की लेटेक्स स्किन एंड एल्यूमिनियम बोन्स थी। तो हो सकता है लोगों ने बाय मिस्टेक डमीज को एलियन बॉडी समझ लिया हो। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनेशन में एक बात बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, एज मिलिट्री ने बताया था कि डमीज की हाइट लगभग 6 से 6.5 फीट की थी, वहीं लगभग सारे आई विटनेसेस ने डेब्रिस में मिली बॉडीज की हाइट 3.5 से 4 फीट की बताई थी। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी की, यानी कि जनरल पब्लिक को एलियन लाइफ की नॉलेज ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को कवर अप किया। अगर आप रोजवेल इंसिडेंट को ठीक से रिसर्च करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, और वो है ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड आई विटनेसेस की टेस्टिमोनी का कॉन्ट्राडिक्ट होना। जैसे कि एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने क्रैश डेब्रिस को सबसे पहले फ्लाइंग सॉसर बताया, फिर उसे नॉर्मल वेदर बलून बताया और फिर उसे प्रोजेक्ट मोगुल का एक पार्ट बताया। वहीं आई विटनेसेस स्टार्टिंग से इसे फ्लाइंग सॉसर बता रहे हैं। फ्रैंक जॉयस, जो कि 1947 में एक पार्ट टाइम न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट और रेडियो अनाउंसर थे KGFL रेडियो स्टेशन के, उन्होंने लेट 70s में अपनी टेस्टिमोनी में बताया कि 1947 में मैक ब्रेजल ने उनके सामने खुद एडमिट किया था कि क्रैश साइट पे जो डेब्रिस था वो उन्हें UFO की तरह लग रहा था, और उससे भी इम्पोर्टेंट था उन्हें वहां कुछ एलियन बॉडीज का मिलना। लेकिन नेक्स्ट डे ब्रेजल खुद उनके ऑफिस गए और बताया कि वो एक वेदर बलून है। एक और कॉन्ट्राडिक्शन जो कि कवर अप को सपोर्ट करने वाले रिसर्चर्स बताते हैं, और वो है कर्नल ब्लैंचर्ड का, जो कि जेसी मार्शल के सीनियर थे और जिन्होंने की इनिशियल फ्लाइंग सॉसर वाली प्रेस रिलीज को अप्रूव किया था। क्योंकि प्रेस रिलीज के बाद कर्नल ब्लैंचर्ड एकदम से कुछ दिनों के लिए लीव पे चले जाते हैं। लेकिन इस बात का खुलासा कुछ सालों बाद लेफ्टिनेंट कर्नल जो ब्राइली की टेस्टिमोनी से होता है, जो कि कर्नल ब्लैंचर्ड के स्टाफ मेंबर थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ब्लैंचर्ड उस टाइम लीव पर नहीं गए थे, बल्कि वो एक कवर अप था, क्योंकि तब वे उस क्रैश साइट पे गए थे ताकि वहां जाकर सारे सबूतों को मिटा दें और साइट को क्लीन अप कर दें, ताकि बाद में किसी को कोई भी मटेरियल ना मिल पाए। थॉमस जे कैरी एंड डोनाल्ड स्मिथ, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड रिसर्चर थे और जिन्होंने की तब बहुत से आई विटनेसेस के इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने बताया कि ब्रेजल के न्यू स्टेटमेंट को लेकर जब उन्होंने उनके नेबर से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि न्यू स्टेटमेंट के कुछ ही दिन बाद ब्रेजल ने एक न्यू पिकअप ट्रक खरीद ली, अपनी रेंचर की जॉब को छोड़ दिया और फिर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात ये थी जो लोकल्स एंड ब्रेजल की फैमिली ने बताई कि रोजवेल इंसिडेंट के बाद कुछ दिनों तक ब्रेजल को मिलिट्री ने नजरबंद करके रखा और शायद उन्हें फोर्स भी किया गया वेदर रिलेटेड स्टेटमेंट देने के लिए। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, उन्हें वहां की मिलिट्री ने धमकाया भी था ताकि वो इस इंसिडेंट रिलेटेड सच किसी को भी न बता पाए। और इस बात को कंफर्म कर्नल हंटर जी पेन, जो कि तब आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उनकी डॉटर खुद कर चुकी है। अब बात करते हैं रोजवेल इंसिडेंट की कुछ फैसिनेटिंग डिटेल्स के बारे में। 9 जुलाई को एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने जेसी मार्शल की एक पिक्चर पब्लिश की जिसमें कि उन्हें क्रैश डेब्रिस को हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया था, जिसके बाद सारे लोगों ने यह मान लिया था कि ये एक वेदर बलून ही है। लेकिन इस पिक्चर की रियलिटी का पता चला उसके कुछ साल बाद, जब रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर जी हॉट का एक सील्ड स्टेटमेंट अपनी डेथ के बाद ओपन किया गया। उसमें उन्होंने क्लेम किया कि जनरल रेमी के ऑफिस में जो पिक्चर ली गई थी वो सिर्फ एक होक्स थी और उस पिक्चर में एक्चुअल क्रैश मटेरियल नहीं था, बल्कि ओरिजिनल मटेरियल को रिप्लेस कर दिया गया था वेदर बलून के मटेरियल से, और फिर मार्शल के साथ उसकी फोटोग्राफ ली गई और इसके बारे में जेसी मार्शल को भी पता था। It looked like a thin body, and a humanoid was a sort of a big head on it, and eyes, but not too long, and not the shape of it was not as wide as I say as our bodies are. They were small. They had large heads for their size. They had very large heads that were shaped larger on the top, and they kind of tapered down. 1947 में बहुत से आई विटनेसेस ने क्रैश साइट पे एलियन बॉडीज दिखने की बात कही थी और ये सभी विटनेसेस शुरू से एंड तक अपने स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट रहे। उन सभी ने बताया कि एलियन बॉडीज की हाइट लगभग 3.5 से 4 फीट की थी।
उनके अलावा बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से एलियन बॉडीज के बारे में सुना था। इवन कईयों ने तो देखा भी था, जिनमें थे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर जी हॉट एंड रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आर्थर ई एक्सन। और बात करें स्पेसक्राफ्ट की तो फ्लाइट इंजीनियर सार्जेंट विलियम एनिस तो खुद वहां मौजूद थे। अब उन्होंने स्टार्टिंग में तो उसे वेदर बलून ही बताया था, लेकिन 2008 में उन्होंने एडमिट किया कि वो एक स्पेसशिप था जिसमें ना ही कोई इंजन था और ना ही कोई रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम। अब बात करें क्रैश साइट पे बिखरे हुए मलबे की, जिसे कि लगभग 2 डजन से भी ज्यादा लोगों ने अपने हाथों में लिया था, जिनमें कि मिलिट्री ऑफिशियल से लेकर सिविलियंस थे। उन्होंने बताया कि उस मटेरियल का कोई वेट नहीं था, वो एकदम स्मूथ एंड थिन था, जिसे कि ना तो कट किया जा सकता था और ना ही जलाया जा सकता था। और अगर आप उसे अपने हाथों में लेकर उसे किसी और फॉर्म में चेंज भी करते हो तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। और इस मटेरियल के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड और दूसरे गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की और सभी ने इसे अदरवर्ल्डली बताया। और उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट सारबेकर। उन्होंने अर्ली 80s में एक मेमो रिलीज किया। उसमें उन्होंने बताया कि अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये मटेरियल हमने नहीं बनाया, पर हम श्योर हैं कि ये मटेरियल हमारी अर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं है। सो इन द एंड सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसिडेंट के लगभग 600 से भी ज्यादा आई विटनेसेस थे और सभी शुरू से कंसिस्टेंटली एक ही बात बता रहे थे, लेकिन जब कुछ साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ खुदाई की तो उन्हें वहाँ ना तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का कोई एविडेंस मिला और ना ही कोई एलियन टेक्नोलॉजी। इवन कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई क्रैश ही नहीं हुआ था। सो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं रोजवेल इंसिडेंट के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।